हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक क्रिएटिव वे में आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। यूनिट पहली चल रही थी, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की बात कर रहे थे हम लोग, जिसका 9वां लेक्चर है ये। 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक कैंसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। व्हाट इज़ नियोप्लास्टिक, व्हाट इज़ नियोप्लाज्म, व्हाट इज़ कैंसर, क्यों होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ के बारे में एक छोटा सा इंट्रो बताया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारी सिलेबस का, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो जो नियोप्लास्टिक को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है हमें। और यहाँ जो सार है वो केवल एंटी नियोप्लास्टिक का नहीं आएगा। सार जो है वो कभी कभी पूछा जाता है। सार वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो एग्ज़ामिनर हैं वो बोल देता है कि भैया सार जो है वो तो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा एक आध दो कैटेगरीज़ का, जो इन एंटी नियोप्लास्टिक की सब कैटेगरीज़ होंगी। कैटेगरीज़ की सब कैटेगरीज़ उनका, ठीक है। कैटेगरीज़ का भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको सब कैटेगरीज़ का पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन लेके आए हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का। बहुत ही सिंपली वे में मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है अभी। अगर मैंने जो टारगेट रखा हुआ है उतने टारगेट तक मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप लोग मुझसे बोलेंगे कि भैया ट्रिक बनाइए, तो मैं फिर ट्रिक बनाने पर सोचूंगा। अभी कोई ट्रिक नहीं है, अभी सिंपली क्लासिफिकेशन ही है। दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन और दूसरा केमिकल। तो बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन पर अगर बात करें तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, सेल साइकिल भी दिखाया था कि हमें क्या है, सेल डिवीज़न को रोकना है। सेल डिवीज़न को रोकने के लिए हमें क्या है कि हमें छत पे जाने से रोकना है। अगर किसी को, तो हम उसको सीढ़ियों पे रोकें। पहली सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, चौथी सीढ़ी पे, 5वीं सीढ़ी पे, तो हम लोग उसको रोक लेंगे। ऐसे ही आपको सेल साइकिल में जितना वो है साइकिल, जितनी चीज़ें हैं, उन फेजेस में से किसी एक फेज को अगर आप रोक देंगे तो आपकी सेल डिवीज़न रुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ही जो है, ऐसी साइट पे कि किस सीढ़ी पे रोक रहा है, उस पे हमारी कुछ ड्रग्स हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनकी कोई साइट नहीं है, जो किसी भी जीने पे, किसी भी सीढ़ी पे रोक सकती हैं, ठीक है। तो फेज़ स्पेसिफिक एजेंट हैं पहले नंबर पे, जिनकी साइज बिल्कुल, जो फेज़ जो है वो फिक्स है कि ये पहली सीढ़ी पे रोकेंगे या दूसरी पे रोकेंगे। तो दीज ड्रग्स एक्ट एट पार्टिकुलर फेज ऑफ सेल साइकिल एंड मोर इफेक्टिव इन प्रोलिफरेटिंग सेल, ठीक है। और मोर इफेक्टिव होती हैं क्योंकि इनका फिक्स है कि इन्हें जाना है, दूसरी सीढ़ी पे रोकना है और वापस आ जाना है। जिनका ये होगा कि पता नहीं पहली पे रोकेंगे, पहली पे काम करेंगे, नहीं रोक पाएंगे, दूसरी पे रोकेंगे, तो फिर उनका काम जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो पहली फेज है जीवन फेज। जीवन पे आपका विनक्रिस्टीन काम करता है। विनक्रिस्टीन आप कोगनोसी में कई बार पढ़ चुके हैं, जो कि आपका एक पेड़ होता है सदाबहार, विनका एल्कलॉइड्स की कैटेगरी में आता है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। तो विनक्रिस्टीन जो है वो जीवन फेज पे काम करता है, इट इज़ फेज स्पेसिफिक एजेंट। दूसरा फेज एस पे काम करते हैं मीथोट्रेक्सेट, साइटराविन 6, TG6, मरकेप्टोप्यूरिन, MP5, FU 5 फ्लोरो यूरासिल, यूनोरूबिसिन, जो आपका सिलेबस में शायद नहीं है, और डॉक्सोरूबिसिन, ये भी शायद आपके सिलेबस में है। ये डॉक्सोरूबिसिन शायद आपके सिलेबस में है। फिर G2 फेज पे बात करें तो डेट इज़, ये फिर से डोनोरूबिसिन यहाँ पे काम करता है और ब्लियोमाइसिन भी यहीं पे काम करता है। एम फेज़ की बात करें तो यहाँ विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन और पैसिलिटैक्सेल एटसेट्रा, तो ये 3-4 ड्रग्स यहाँ काम करती हैं। तो इनकी जो फेजेस हैं वो स्पेसिफिक हैं और ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा जो फिक्स नहीं है, किसी भी सीढ़ी पे रोकेंगे, किसी भी फेज पे रोकेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम ब्यूसिल, कार्मास्टिन, डाकार्बाजिन, बुसल्फान, एल एस्पार्जिनेज, सिस्प्लाटिन, प्रोकार्बिजिन एंड एक्टिनोमाइसिन डी एटसेट्रा। दीज ड्रग्स आर स्पेसिफिकली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोलिफरेटिंग सेल्स बट दे आर नॉट फेज स्पेसिफिक। मीन्स ये इफेक्टिव तो हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। तो एग्जाम्पल इनके और भी हैं, फ्लोरो यूरासिल भी है, साइक्लोफॉस्फामाइड भी है और डेक्टोनोमाइसिन भी है। तो आप, ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया। अगर केवल क्लासिफिकेशन पूछता है 7 मार्क्स में तो आपको दोनों लिखने हैं, 5 मार्क्स में पूछता है तो केवल, या केमिकल अकेला पूछता है तो आपको फिर केमिकल ही लिखना है। लेकिन बेसिकली अगर वो केवल क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपको दोनों क्लासिफिकेशन लिखने पड़ेंगे, वरना आपका आंसर अनकम्प्लीट माना जाएगा। अब वो अलग बात है कि एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड हो सकता है वो मान ले ठीक है हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हो सकता है अकेला केमिकल मान ले, लेकिन अगर मैं हूँगा तो मैं अनकम्प्लीट ही मानूंगा। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारी पहली कैटेगरी है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। आपके सिलेबस में भी ये पहली कैटेगरी है, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं।
दैट इज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर मैक्लोरेथानामीन है, जिसे मस्टीन HCl भी बोलते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड है, आइफोस्फामाइड है, मेल्फालन है और क्लोरमब्यूसिल है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, जिसमें मैक्लोरइथामीन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे हटते जाएंगे, मैं आपको सार पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन मस्टर्ड्स का, तो उससे आपको इसके स्ट्रक्चर्स की एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप जो है, चूँकि मेडिसिनल में क्या होता है, आपको क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं साथ में। तो आप इसमें से 2-3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर जितने आपको बनाने हैं, 5 दिए हुए हैं, 3 कम से कम आप बनाइएगा एटलीस्ट। तो देखिए नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, पहले में क्या है कि नाइट्रोजन पे CH3 अटैच है, दूसरे में जो है एक फिनाइल रिंग, जैसे क्लोरमब्यूसिल की बात करें तो फिनाइल रिंग हो गया, और एक पूरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिंग हो गई। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन हो गई, सॉरी रिंग नहीं। फिर साइक्लोफॉस्फामाइड, जिसमें एक साइक्लोफॉस्फामाइड जो रिंग है वो ऐड है। ठीक है, तो इसका नाम भी बढ़ गया साइक्लोफॉस्फामाइड। तो आप इस तरह से 2-3 स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। मैं सार पढ़ाऊँगा तो आपको स्ट्रक्चर वैसे भी ज़्यादातर याद हो जाना है खुद ब खुद। नेक्स्ट इज़ इथाइलिन अमीन, जिसमें थियोटेपा और हेक्सा मिथाइल मेलामीन, जिसमें केवल थियोटेपा ही है आपके सिलेबस में, TT। ठीक है, तो TT आप अकेला याद रखिए। नेक्स्ट इज़ देखिए TT का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, जिसमें 3 T से 3 T फॉर 3, तो 3 यहाँ क्या है, साइक्लिक, वो भी इथाइल अमीन रिंग्स हैं ये एक तरह से, जिसमें एक नाइट्रोजन है और जो है 2 इथाइल, 2 कार्बन है, 2 इथाइल साइक्लो रिंग्स हैं। और तो ये जुड़ी हुई हैं किससे, P डबल बॉन्ड S से। ठीक है, तो ये थियोटेपा हो गया आपका, P फॉर फॉस्फोरस और 3 TE फॉर 3। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर याद करने की आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ बूसल्फान। बूसल्फान एल्काइल सल्फोनेट के अंदर आता है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो बूसल्फान में क्या है, B फॉर बाई भी यूज़ होता है, बू मतलब बाई भी हो सकता है। तो अगर बाई मीन्स 2, तो यहाँ 2 सल्फ़र मोइटी ऐड होंगे, सल्फ़र के साथ 2 डबल बॉन्ड O होंगे, 1 सिंगल बॉन्ड O होगा, और फिर एक एल्काइल चेन होगी जिसमें 1 2 3 4 कार्बन होंगे। ठीक है, दैट इज़ बूसल्फान। तो आपके स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल हैं इसमें और आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोसूरिया, जिसमें कार्मस्टिन, लोमस्टिन, स्ट्रेप्टोजोसिन। तो आप इस कार्मस्टिन और लोमस्टिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के तो आप स्ट्रक्चर्स कम से कम बनाइए ही बनाइए। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया पहला आपकी एल्काइलेटिंग एजेंट्स का। ट्रायाजीन्स भी होती हैं, तो प्रोकार्बाजिन, डाकार्बाजिन। तो ये अभी आप अगर देखें, प्रोकार्बाजिन अगर आपको बनाना है तो प्रोकार्बाजिन बना लें, बाकी डाकार्बाजिन तो सेम ही होता है लगभग। और फिर बात करें अगर हम लोग प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो ये क्लासिफिकेशन में तो आता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको लिखें, बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनर अगर 7 मार्क्स में क्लासिफिकेशन पूछता है, केवल बहुत एडवर्स कंडीशन होती है ऐसी कंडीशन, तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल लिखना पड़ता है, और उसी हिसाब से मैंने आपको डिटेल क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं सिस्प्लेटिन, क्योंकि सिस्प्लेटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट इज एंटीमेटाबोलाइट, जो आपके है, और इसके अंदर आएंगे 3 तरह के एनालॉग्स। पहला पिरिमिडीन एनालॉग, दूसरा प्यूरिन एनालॉग और तीसरा फॉलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पिरिमिडीन के अंदर आएगा 5-फ्लोरोयूरासिल, 5-FU, सिट्राबिन और जेमसिटाबिन वगैरह भी हैं। तो आपको यहाँ 5-फ्लोरोयूरासिल का स्ट्रक्चर तो कम से कम बनाना है, और बाकी आपको कम से कम 1-2 स्ट्रक्चर्स और ड्रॉ करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। और ये 2 मार्क्स में भी कई बार पूछी जाती हैं, 4 मार्क्स में भी। तो स्ट्रक्चर्स तो आप लगभग याद करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्यूरिन एनालॉग, तो इसमें है 6-MP, 6-थियोग्वानिन, एज़ाथियोप्रीन। तो आप 6-MP का स्ट्रक्चर तो याद करें ही, थियोग्वानिन का भी याद करें, और बाकी 1-2 आप अगर याद करना चाहें पेंटोस्टैटिन वगैरह का, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 तो याद करें, 6-मरपेक्टोप्यूरिन और मतलब 6-MP और 6-TG थियोग्वानिन। ठीक है, तो ये आप 2 तो याद करें, क्योंकि प्यूरिन एनालॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और अकेली भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड एनालॉग, जिसमें मेन हमारी है मीथोट्रेक्सेट, और यही सिलेबस में भी है। तो आपको यहाँ देखना है कि लगभग फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर से मेल खाती हुई होंगी इनके स्ट्रक्चर। तो आप फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर जानते होंगे तो आपको मीथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर बहुत आसान लगेगा और फटाक से याद हो जाएगा। केवल इतना डिफरेंस है
डिफरेंस आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। लीजिए साहब, अब दिख गया होगा आपको डिफरेंस। लीजिए, दिखा डिफरेंस, नाइट्रोजन पे CH3 और फॉलिक एसिड में H, केवल इतना डिफरेंस है, इसीलिए इसे बोलते हैं फॉलिक एसिड एनालॉग। बाकी दोनों पिरिमिडीन और प्यूरिन से मिलते जुलते थे, इसलिए उन्हें बोलते हैं पिरिमिडीन एनालॉग्स और प्यूरिन एनालॉग्स। ठीक है, तो आप फॉलिक एसिड याद कर लीजिए, बाकी तो याद हो ही जाएंगे, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप कम से कम इसमें मीथोट्रेक्सेट को याद ज़रूर रखें, दैट इज़ आपकी फर्स्ट एसेंशियल थिंग। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स तो यूज़ होते ही हैं। एक्टिनोमाइसिन डी है इसमें, डेक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं जैसे हम लोग, एक्टिनोमाइसिन डी या डेक्टिनोमाइसिन। ठीक है, तो ये है। ब्लियोमाइसिन भी होता है इसमें, और स्ट्रेप्टोजोसिन भी होता है। ठीक है, तो आप इसमें से भी 1-2 स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हैं, जिसके भी आप याद करना चाहें। कम से कम 1-2 स्ट्रक्चर हर कैटेगरी से आपको याद होने चाहिए, और मेन ड्रग्स के तो ज़रूर जो आपके सिलेबस में हैं उनके। नेक्स्ट इज़ प्लांट प्रोडक्ट्स। अभी आपको मैंने विनक्रिस्टीन के बारे में बताया था, विनब्लास्टिन के बारे में बताया था, पोडोफाइलोटॉक्सिन भी आपने अभी कोग्नोसी में शायद पढ़ा होगा, एटोपोसाइड भी पढ़ा होगा, तो ये भी हैं। तो आप इनमें से जितने के 3 स्ट्रक्चर तो कम से कम याद रखिए ही, चूँकि विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन और पोडोफाइलोटॉक्सिन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके कोग्नोसी में भी हैं, तो आप कोग्नोसी में भी आपको याद करने पड़ेंगे, और वहाँ भी आपके फ़ायदे में आएंगे। देखिए, आप दे भी हुए मैंने विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन का स्ट्रक्चर, और भी आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, और अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कुछ अपनी तरह से ट्रिक बनाएंगे तो बन जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बूसल्फान की ट्रिक बना दी थी, थियोटेपा की ट्रिक बना दी थी, आप बाकी स्ट्रक्चर्स की भी ट्रिक बना सकते हैं, और क्लासिफिकेशन की तो बना ही सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो पहला हमारा कैटेगरी थी एल्काइलेटिंग एजेंट, जिसके अंदर था 4 कैटेगरीज़ बेसिकली, वैसे 5 थी लेकिन हम 4 ही की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिन एमीन डेरिवेटिव्स। फिर बताइए साहब, अभी हाल ही पढ़ के आ रहे हैं आप, फिर से दिखाऊं? लीजिए, पहले ही मैंने आपको बता दी, दूसरी भी बता दी, फिर एल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसो यूरियाज, और लास्ट ट्रायाजीन्स भी था आपका। ठीक है, तो लगभग 4 तो याद रखिए, और 5 याद रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन पूरा लिखेंगे तो मार्क्स भी पूरे ही मिलेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन सेलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और इसमें थ्योरी नहीं होती तो मार्क्स नहीं कटते। फिर एंटी मेटाबोलाइट्स, इसमें 3 एनालॉग्स थे, पिरिमिडीन एनालॉग, प्यूरिन एनालॉग, और लास्ट वन इज़ फॉलिक एसिड एनालॉग, जिसमें आपको मीथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल फॉलिक एसिड जैसा ही। देखिए, ये रहा। ठीक है, डिट्टो फॉलिक एसिड। फिर प्लांट प्रोडक्ट्स था, जिसमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। कोग्नोसी में भी यही आपको पढ़ाए जाएंगे। चारों के बारे में आप कोग्नोसी में डिस्कस करेंगे। एटोपोसाइड शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिस्कस इसके बारे में भी होगा, क्योंकि ये एटोपोसाइड जो है वो पोडोफाइलोटॉक्सिन के अंदर आता है एक तरह से, तो वहाँ भी डिस्कशन होगा, मुझे याद है कि ये है वहाँ। अब ये देखिए, ये एक छोटा सा डायग्राम है आपका MOA समझने के लिए। वैसे MOA मैं अलग बताऊंगा, लेकिन ये छोटे छोटे डायग्राम जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके सेट कर सकते हैं। कि देखिए, यहाँ मैंने कुछ ड्रग्स लिखी हुई हैं आपके लेफ़्ट और राइट साइड, और उन ड्रग्स के साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया है। तो आप अगर इसको लिखना चाहें, इसको ड्रॉ करना चाहें, तो जब आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा ये टॉपिक, तब ये सारे डायग्राम्स आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। अभी मैं समझाऊंगा तो 50-50 काम चलेगा, मैं आधा समझा दूंगा, आधा समझ में आ जाएगा, बाकी उड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले सारे MOA हो जाने दीजिए, फिर ये डायग्राम आपको खुद समझ में आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं समझा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी यूनिट है, मानता हूँ। अब बाकी लेकिन आपकी जो 2 यूनिट आएंगी वो आपको कोलॉजी में भी पढ़नी है, तो तब तक मैं कोशिश करूँगा कोलॉजी करा सकूँ, बहुत जल्दी उसको भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो कोलॉजी में अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर वो 2 यूनिट आपके लिए हो जाएंगी बहुत आसान। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कम मटेरियल, क्योंकि आधी चीज़ें हम कोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, तो वो 2 यूनिट जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। चौथी यूनिट में ज़्यादा मटेरियल है नहीं पढ़ने लायक, तो वो भी आसान है। तो 4 यूनिट्स तो आपकी एटलीस्ट मैं मेडिसिनल में कंप्लीट करा दूंगा ही। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरे इतना प्यारा तरीके से, इतना ईजी लैंग्वेज में, इतने ट्रिकी तरीके से स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको 3-4 याद कराया, और क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया पूरा कंप्लीट, अनकम्प्लीट नहीं रहने दिया। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो।
वैसे क्वेरी अभी तो होगी नहीं, क्लासिफिकेशन में क्या क्वेरी। नंबर है मेरा 9140403649। तो अगर आपको नोट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मुझसे चैट भी कर सकते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को अगर पसंद आया है, इतना बेहतरीन क्लासिफिकेशन। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मोटिवेट करिए मुझे, क्योंकि वेवर्स पढ़ेंगे तो मोटिवेशन होगा। कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, कोई कमी हो तो बताएं और नहीं हो तो भी बताएं, ठीक है।